नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। इस बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ। मुंबई से एक बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पी लहिरी का निधन हो गया है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और तबीयत बिगड़ने पर मंगलवार रात को उन्हें अस्पताल लाया गया था और काफ़ी कुछ समय से बीमार बप्पी लहिरी चल रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार रात को उनकी तबीयत अचानक काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद में उन्हें अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की पर वो सफल नहीं हो पाए। बप्पी लहिरी पिछले कुछ समय से बीमार भी चल रहे थे। उन्हें पिछले साल से ही लगातार अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ रहे थे और थोड़ा टाइम पहले कोरोना के हल्के लक्षण भी उनके अंदर नजर आए थे और उस वक्त उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। बीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में थे जहां पर उनका निधन हुआ है। बप्पी लहिरी जैसे दिग्गज का अचानक चले जाना बेहद ही दुखद है और वो भी ऐसे वक्त जब देश ने अपना एक और अनमोल रत्न लता मंगेशकर को खो दिया। आपको बता दें कि बप्पी दा का असली नाम आलोकेश लाहिड़ी है और उन्होंने 70 से 80 के दशक में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक आइकॉनिक गाने दिए हैं, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती का गाना आई एम ए डिस्को डांसर आज भी लोगों को जुबानी याद है और इस गाने को घर घर पॉपुलर किया था। और इस गाने के बाद से ही बप्पी लहिरी को डिस्को किंग के नाम से भी जाने जाने लगा। लेकिन आज एक दुखद खबर सामने आई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बप्पी लहिरी का आज निधन हो गया है। आपको बता दें कि उन्होंने 69 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। आपको बता दें कि बप्पी लहिरी ने 1973 में हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में अपना पहला म्यूजिक स्कोर दिया था और पिछले साल एक इंटरव्यू भी उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने बताया कि किशोर कुमार की फिल्म बढ़ती का नामदारी से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और इसके बाद उनके खाते में बाजार बंद करो, चलते चलते, आपकी खातिर, लहम के दो रंग, वारदात, नमक हलाल, शराबी, हिम्मत वाले से तमाम फिल्मों के गाने आए। 2020 में उन्होंने बागी 3 का गाना बंकस बॉलीवुड में आखिरी गाना था उनकी तरफ से और आज 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। मुंबई के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दरअसल उनकी तबीयत बिगड़ने पर मंगलवार रात को भी उन्हें अस्पताल लाया गया और डॉक्टर्स ने उनको बचाने की काफ़ी कोशिश की पर और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेश धोरे इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेश, जिस तरीके से ये जानकारी मिली है, आखिर वजह क्या बताई जा रही है उनके निधन को लेकर? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? शैलेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अभी हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम एक बार फिर से संपर्क साधने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सुबह ही एक दुखद खबर सामने आई जहां 69 साल की उम्र में बप्पी लहिरी का निधन हो गया है। उन्होंने बॉलीवुड को कई सारे गाने कंपोज करके दिए, अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई। मंगलवार रात को यानी कि कल देर रात उन्हें अस्पताल लाया गया था उनके तबीयत बिगड़ने के चलते, जहां पर डॉक्टर्स ने उनको बचाने की काफ़ी कोशिश की पर उनकी जान नहीं बच पाई, उनका निधन हो गया। और अधिक जानकारी के साथ शैलेश धोरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेश, जानकारी मिली है कि बप्पी लहिरी का निधन हो गया 69 साल की उम्र में
और खबर ये भी है कि कल देर रात उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने काफी कोशिश की उनको बचाने की। आखिर वजह क्या बताई जा रही है उनके निधन को लेकर? देखिए, इन जगत में लगातार बड़े बड़े मशहूर गायक बोले, जिस तरह से संगीतकार बोले, पप्पी लाहिरी जी का एक कैरियर सबसे बेहतरीन कैरियर के तौर पर था। जब पप्पी लाहिरी जी ने अपनी फिल्म कैरियर में शुरुआत की, तब उन्होंने बांग्ला फिल्म से अपनी कैरियर को शुरुआत की, जहां पर कई ऐसे सुपरहिट गानों को उन्होंने फिल्म जगत में, फिल्म इंडस्ट्री में दिया है। यहाँ पर ऐसे कुछ गाने आज भी हमें पप्पी लाहिरी की उस समय के उस दौर में ले जाते हैं। पप्पी लाहिरी जी के मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म डिस्को डांसर का गाना जो भी हम लोग अब भी देखते हैं या फिर हम सुनते हैं, तो मिथुन चक्रवर्ती के कैरियर में सबसे बड़ा वो एक फिल्म डिस्को डांसर का वो गाना आज भी लोगों के जहन में, आज भी हम लोग उस गाने पर थिरकते हैं। पप्पी लाहिरी जी का जो पूरा जीवन था, जिस जीवन से लेकर संगीतमय जीवन में पप्पी लाहिरी जी गीतकार भी थे, गायक भी थे और कई गानों को उन्हें कंपोज भी किया है। बांग्ला फिल्म में उनके बहुत ही अच्छे और बांग्ला फिल्म के लिए बहुत ज्यादा उनके गानों को लोगों ने बांग्ला लोगों ने याद किया है। बिल्कुल शैलेश, कहीं ना कहीं अब उनके जो गाने हैं वो हमें हमेशा याद रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में संत रविदास आश्रम जाएंगे और संत रविदास जयंती पर करोलबाग में विश्राम धाम मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां रविदास जयंती पर वाराणसी में नेताओं का भी जुटान है। इसके अलावा वहीं सीएम आदित्यनाथ भी काशी में रविदास आश्रम जाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आज काशी आश्रम जाएंगे। काशी के रविदास मंदिर में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी दर्शन किए हैं। आज गुरु रविदास जी की जयंती है और इस मौके पर काशी के रविदास मंदिर में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी दर्शन किए हैं। वहीं गुरु रविदास जयंती पर राष्ट्रपति कोविंद ने भी बधाई दी है। रविदास जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा कहना है राष्ट्रपति का। और रविदास जी ने परस्पर प्रेम समता का संदेश दिया। हमें भी रविदास जी के मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसा कहना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। समता समरसता पर आधारित समाज का निर्माण करें। गुरु रविदास जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि गुरु रविदास जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। महान संत गुरु रविदास जी ने बिना भेदभाव के परस्पर प्रेम और समता का व्यवहार करने का संदेश दिया। आइए हम सब गुरु रविदास जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए समता, समरसता और समन्वय पर आधारित समाज के निर्माण में योगदान करें। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज रविदास जयंती है और इस पर कई सारे नेताओं का भी क्या कार्यक्रम है काशी के अंदर, क्या कुछ है जानकारी आपके पास, अपडेट्स? हाँ बिल्कुल, अगर बात करें चुनावी माहौल में रविदास जयंती आज जो कहीं ना कहीं सियासी जयंती बनने जा रही है। तमाम जो दिग्गज हैं आज वो काशी पहुंचेंगे, वहां पर रविदास मंदिर है, वहां रविदास जो हैं उनके दर्शन करेंगे, उनकी मूर्ति के दर्शन करें, उनका पूजा अर्चन करेंगे। सबसे अगर बड़ा सवाल समझें तो उत्तर प्रदेश समेत पंजाब में लगभग 22 लाख जो हैं वोटर्स हैं जो सीधे तौर पर वाल्मीकि समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं जो रविदास जो दास जी थे उनके अनुयायी थे। निश्चित तौर पर उसी को लेकर के जो पंजाब में लगभग 15 लाख वोटर्स हैं जो रविदास जी के अनुयायी हैं। निश्चित तौर पर उसको लेकर के वहां के जो सीएम हैं चन्नी वो भी काशी पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के पहुंचने भी कार्यक्रम है जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पहुंचने कार्यक्रम। निश्चित तौर पर इससे पहले भी देखा गया वाल्मीकि समाज में कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें प्रियंका गांधी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। कहीं ना कहीं उनका मोटिव था कि आगे चुनाव आने वाला है तो ऐसे में अभी से साधने की कोशिश की जाए। निश्चित तौर पर इससे पहले भी तमाम पिछले साल भी रविदास जी की जयंती पड़ी थी। आज इस बार 645वीं जयंती है, लेकिन पिछली बार इतने बड़े कार्यक्रम नहीं हुए थे, ना ही कोई बड़ा नेता पहुंचा था। एक सिंपल से कार्यक्रम हुए थे, हालांकि एक प्रतीकात्मक रूप से कार्यक्रम किए गए थे, लेकिन इस बार के जो कार्यक्रम है वो सियासी रूप से किया जा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं आज वो पहुंचकर जो है सियासी गर्मी है, जो पूर्वांचल की बात करें चाहे पश्चिम की बात करें, वहां की बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर 20 तारीख को पंजाब में वोटिंग होनी है। ठीक उससे पहले 4 दिन पहले जो है
रविदास जयंती पड़ी हुई है। इससे कहीं ना कहीं यहाँ से लखनऊ से बनारस से वाराणसी से पंजाब में चोट करने की कोशिश की जाएगी। इसी के चलते कहीं ना कहीं वहाँ के जो सीएम हैं चन्नी वो पहुँचेंगे, चरणजीत सिंह चन्नी, इसके अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी पहुँचेंगे। जी, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 चरण का मतदान हो चुका है और अभी तीसरे चरण का मतदान होना है हाल ही में 20 तारीख को। तो ऐसे में आगामी जो चुनाव है, जो मतदान है, उसमें भी क्या कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल बात करें अगर जो रविदास जयंती है, वाल्मीकि समाज उत्तर प्रदेश में ऐसा मानता है हर गांव हर कस्बे में होता है निश्चित तौर पर, और ये सीधे रविदास जी से जुड़े हुए हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं। निश्चित तौर पर जब उनके आराध्य की आराधना की जाएगी तो कहीं ना कहीं वो जो वोटर्स होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो वोटर्स में कन्वर्ट होंगे। सारा सियासी खेल उसी का है, उसी को लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं आज वो वाराणसी में रहेंगे। वहाँ पर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में हो या फिर पंजाब में चुनाव होने हो, वहां के वोटर्स को रिझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करें, अभी भी उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं। लखनऊ की बात करें या फिर जो तीसरा चरण है, चौथा चरण, 5वां, 6वां, 7वां, इनमें भी बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग वोट करते हैं। अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में बड़ी संख्या में वोटर्स हैं वाल्मीकि समाज से जो रविदास जी के अनुयायी हैं। निश्चित तौर पर अगर वो वोट कन्वर्ट होता है भाजपा के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में, तो एक पक्ष में जाता है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा उनको मिलेगा। जी, चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज रविदास जयंती है, जिसको लेकर के कई नेताओं के कार्यक्रम आज काशी भी जाएंगे और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जो आश्रम है रविदास जी का, वहां जाकर दर्शन पूजन करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और संत रविदास जयंती पर वाराणसी में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के नामचीन हस्तियों को भी निमंत्रण किया गया है। अब ऐसे में इसे सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि रविदासी समुदाय के करीब 22 लाख अनुयायी हैं, जिसमें से 15 लाख पंजाब में रहते हैं और पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव भी है। ऐसे में रविदास समुदाय को साधने में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। रविदास जयंती के जरिए यूपी से पंजाब तक की सियासत साधने की तैयारी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 16 फरवरी को वाराणसी के सी गोवर्धनपुर में भव्य रविदास जयंती का कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजाब और दिल्ली की सियासत के कई नामचीन आ रहे हैं। रविदासिया समुदाय के लगभग 22 लाख अनुयायी हैं। करीब 15 लाख अनुयायी पंजाब में रहते हैं। बहुतायत सदस्य अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। जालंधर, होशियारपुर, नवाशहर, कपूरथला में ज्यादा अनुयायी हैं। पंजाब के कई जिलों और शहरों में रविदासिया समुदाय का प्रभाव है और इसी प्रभाव को वोट में तब्दील करने के लिए बड़े बड़े नेता वाराणसी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से कई नामचीन नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ का नाम शुमार है। ऐसे में संत रविदास की जयंती पर सियासी सूरमा वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में जन्मस्थली पर मत्था टेकने आ सकते हैं। संत रविदास जी भारत के एक महान संत रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक सद्भाव के लिए, समाज में बराबरी के लिए, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए एक बड़ा काम किया है, जिनकी बड़ी संख्या में आज अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं। राजनीतिक दल के तौर पर तमाम सारे राजनीतिक दलों ने राजनीतिक नफे नुकसान के लिए उनका उपयोग करने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे संतों को सच्चे रूप में सम्मान देने का काम करती है और इनको राजनीति से परे रखने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी तो संत रविदास को हमेशा मानती है और उनके विचारों पर भी चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव आया है तो वो जाएंगे, दर्शन करेंगे और इस तरीके का ड्रामा करते हैं। जानते हैं लोग, सच्चाई छिपती नहीं है। ऐसा नहीं है कि रविदासिया समुदाय के लोग सिर्फ पंजाब में रहते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, रविदासिया समुदाय के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में पहले 14 फरवरी को वोटिंग होनी थी, लेकिन रविदास जयंती की वजह से चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली,
प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस महासचिव, हरसिमरत कौर शिरोमणि अकाली दल की नेता, शमशेर सिंह ढिल्लों राज्यसभा सांसद। 16 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक की सियासत को साधने की तैयारी है। 22 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में अगर हम बात करें तो यूपी, दिल्ली और पंजाब के कई नामचीन चेहरे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा यूपी, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी संत के दर पर मत्था टेक सकते हैं। संकेत साफ है कि उत्तर प्रदेश से पंजाब तक के सियासी सफर को तय करने के लिए कहीं न कहीं एक संदेश देने की कोशिश होगी। देश के साथ साथ रविदास समुदाय के अनुयायियों की संख्या विदेशों में भी बहुत है। वाराणसी के संत रविदास जन्मस्थली से पंजाब का सीधा नाता है। ऐसे में यूपी हो या पंजाब, इन दोनों ही राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दिग्गजों का यहां आना लगा रहता है। वजह भी साफ है, संत रविदास के बड़ी तादाद वाले अनुयायियों को अपने पाले में करना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सीतापुर दौरा है। सीतापुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीतापुर में जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। चौथे चरण के लिए पीएम मोदी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वहीं दोपहर 2:30 बजे मिलिट्री ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जनसभा होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चौथे चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीतापुर का दौरा है और सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। करीब 2:30 बजे मिलिट्री ग्राउंड में प्रधानमंत्री की यह जनसभा होगी। तो पीएम मोदी सीतापुर दौरे पर हैं आज और सीतापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और वहीं आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। वाराणसी में संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे हमीरपुर के राठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:20 पर गायत्री तपोभूमि, भरुआ, सुमेरपुर, हमीरपुर में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे डाक बंगला मैदान, महोबा में जनसभा करेंगे। शाम 4 बजे गिन्नौच बाग, ललितपुर में जनसभा। 5:20 पर झांसी में जनसंपर्क करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो आज कई सारे कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। सीधे तौर पर जनता के पास जाकर के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कानपुर और लखनऊ दौरे पर रहेंगे। कानपुर में दोपहर 12 बजे सेंट्रल पार्क में जनसभा करेंगे राजनाथ सिंह और वहीं बीजेपी प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया के लिए जनसभा करते हुए नजर आएंगे और उनके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे जनता से। वहीं दोपहर 1:50 पर लखनऊ के मलिहाबाद में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 3:30 बजे काशी स्वर इंटर कॉलेज, मोहनलालगंज, लखनऊ में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो एक के बाद एक कई कार्यक्रम है राजनाथ सिंह के भी, और क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आपको बता रहे हैं। करीब 3:30 बजे मोहनलालगंज, लखनऊ में जनसभा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे। और उससे पहले पूरे दिन की अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे सेंट्रल पार्क में कानपुर में जनसभा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वहां से रघुनंदन भदौरिया, उनके पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। इसके अलावा दोपहर करीब 1:50 पर लखनऊ के मलिहाबाद में जनसभा करेंगे। दोपहर 3:30 बजे काशी स्वर इंटर कॉलेज, मोहनलालगंज में जनसभा करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कानपुर और लखनऊ दौरे पर रहेंगे, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से करेंगे। साथ ही जनसभा भी करेंगे। कानपुर में करीब 12 बजे जनसभा करेंगे सेंट्रल पार्क के अंदर और बीजेपी प्रत्याशी रघुनंदन भदौरिया के लिए जनसभा होगी और साथ ही उनके पक्ष में वोट करने की अपील जनता से करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसके अलावा दोपहर करीब 1:50 पर लखनऊ के मलिहाबाद में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 3:30 बजे काशी स्वर इंटर कॉलेज, मोहनलालगंज में भी जनसभा होगी लखनऊ में। तो लखनऊ और कानपुर दौरे पर आज रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और जनता से
बातचीत करेंगे, जनसभा करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। उनके पक्ष में वोट करने की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो कानपुर और लखनऊ दौरे पर रहेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो जमीनी स्तर पर उतर करके लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कानपुर और लखनऊ रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे चरण का मतदान 20 तारीख को होगा। 20 फरवरी को तीसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के जो नेता है वो लगातार जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले जिन्ना आए, फिर पाकिस्तान आया और फिर दंगा आया और अब हिजाब के रास्ते होते हुए गजवा ए हिंद की दस्तक हो गई। हिजाब पर उठा विवाद सियासी रंग लेता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा की एक नेता ने हिजाब विवाद को हवा देते हुए हाथ काट लेने की धमकी दी है और असदुद्दीन ओवैसी ने विवाद को भड़काने की कोशिश की है, जिस पर योगी ने भी दो टूक कह दिया है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से। वहीं गजवा ए हिंद का ख्वाब देखने वालों से भी योगी ने साफ कहा है कि उनका सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बार पलटवार और सियासी घमासान के बीच पहले 2 चरण का मतदान हो चुका है। इस बीच यूपी की सियासत में ध्रुवीकरण का मुद्दा जमकर उछाला जा रहा है। जिन्ना कब्रिस्तान के बाद अब यूपी के चुनाव में हिजाब की एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में उठे हिजाब विवाद ने चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में दस्तक दी। हिजाब विवाद पर सबके अपने अपने मत है, लेकिन अलीगढ़ की एक सपा नेता ने हिजाब को हाथ लगाने पर हाथ काटने की बात कहकर पूरे मामले को ही भड़काने की कोशिश की। रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़, ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। हालांकि इससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि ये हमारा मामला है, हिजाब और बुर्का पहनना हमारा अधिकार है। मेरी बहू बेटियां क्या पहनेंगी इसमें किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछकर पहने क्या पहना? इनको वोट भी डालना डर कर। अब कह रहे कि नहीं, ये पहनने से मुसलमान जो है दब जाता है। तुझे कैसे मालूम? जो हमारा हाल है, हमारे घर में भी बुर्का होता, मगर जब हम घर में जाते भड़का भाषण नहीं दे सकते हम। अब मीडिया बोलती तुम खामखा इसको उत्तर प्रदेश में ला लिए। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्का मेरा, तुझे क्या करना है उससे? ओवैसी के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में हिजाब पर सियासत तेज हो गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो ये तक कह डाला कि देश में हिजाब से काम नहीं चलेगा, हिसाब और किताब की बात होनी चाहिए। हमने कहा कि जनता से हिजाब पे नहीं काम चलेगा, देश में हिसाब और किताब से काम चलेगा। देश में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, हिसाब और किताब, और ये दोनों चीज देना नहीं चाहते। ये किताब को भी बंद कर दिया, हिसाब की किताब को भी बंद कर दिया। तो जनता से अपील है कि जब भी आपके बीच में आए तो इनसे हिसाब और किताब की बात करो। या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे नकाब की बात करेंगे, या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे हिंदू मुस्लिम और जिन्ना पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन आप 2 ही चीजें हिसाब किताब दे दो, इन पर आप बातचीत जरूर करें।
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में शरीयत और गजवाए हिंद की बात करने वालों को करारा जवाब दिया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।